डीएनए में अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। भारतीयों के मन में हमेशा से यह दुविधा रहती है कि भारत और चीन दोस्त हैं या दुश्मन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती नदी के किनारे झूला झूलते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत और चीन अच्छे मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन जाकर वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृह नगर शियान में उनसे मुलाकात करते हैं तो भी यही लगता है कि चीन और भारत की दोस्ती अटूट है। लेकिन आपसी मुलाकातों की जमीन से उठकर जब ये रिश्ता पानी में उतरता है तो चीन की तरफ से दुश्मनों वाले षड्यंत्र तैरने लगते हैं। चीन के रक्षा मंत्री जनरल चैंग वान-कुआन का ताजा बयान चीन के असली चरित्र की तरफ इशारा कर रहा है। साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चाइना मस्ट प्रिपेयर फॉर पीपल्स वॉर एट सी, यानी चीन समुद्र में जन युद्ध के लिए तैयारी करे। साधारण भाषा में कहें तो चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई यह धमकी समंदर की तेज लहरों पर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रही है और चीन के निशाने पर भारत सहित कई दूसरे देश हैं। इतना ही नहीं, चीन की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने साउथ चाइना सी में चीन के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें कहा गया है कि जो भी समुद्री क्षेत्र का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी की खबरें हम आपको पहले भी डीएनए में दिखा चुके हैं, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री के इस नए बयान में नए कूटनीतिक तूफान की आशंकाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ये उन खबरों में से एक है जिनके बारे में लोग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कोई भी इनके गहरे प्रभाव को समझ नहीं पाता। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अगर चीन और भारत के बीच समुद्री सीमा को लेकर कोई संघर्ष चल भी रहा है तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उनका जीवन तो पहले की तरह ही चलता रहेगा जैसा कि चलता आ रहा है। लेकिन यह एक बहुत छोटी सोच है। हर देश की जीवन रेखा में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वहां के नागरिकों को अपने घर, परिवार, मकान और दुकान से आगे बढ़कर देश के बारे में सोचना होता है। भारत की जीवन रेखा में ये वक्त आ चुका है और अब देश के नागरिकों को अपनी निजी सेहत के साथ साथ देश की सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। और देश का ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आपको इन विषयों के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसलिए साउथ चाइना सी, हिंद महासागर और हिमालय के पर्वतों के बीच से गुजरती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के कूटनीतिक संघर्ष के बारे में आज आपको पता होना चाहिए। अब जो जानकारियां हम आपको देने वाले हैं उन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के कई देश चीन को समुद्री डाकू क्यों कहते हैं। दरअसल चीन साउथ चाइना सी के 80% हिस्से पर अपना दावा करता है। साउथ चाइना सी में वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को चीन की नौसेना धमकाती है और उनके समुद्री इलाकों पर जबरदस्ती दावा करती है और चीन का इन सभी देशों के साथ विवाद चल रहा है। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार दबे हुए हैं। इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। इस समुद्री रास्ते से हर साल 7 लाख करोड़ डॉलर का बिजनेस होता है। दुनिया के 1/3 व्यापारिक जहाज इसी समुद्री इलाके से गुजरते हैं। भारत का 55% से भी ज्यादा का समुद्री व्यापार भी साउथ चाइना सी के जरिए ही होता है। भारत वर्ष 2011 से साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ मिलकर तेल की खोज कर रहा है। ये सब देखते हुए चीन ने इस इलाके में अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। चीन ने वर्ष 2013 के अंत में एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत पानी में डूबे हुए क्षेत्र को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया। भारत सरकार ने पिछले दशक से अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत खासतौर पर वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और जापान जैसे चीन के कट्टर विरोधियों के साथ कूटनीतिक और सैनिक संबंधों को और गहरा बनाना शुरू कर दिया था, जिसने चीन की चिंताएं और बढ़ा दी। भारत और अमेरिका के बीच सालाना नौसैनिक अभ्यास में जापान की एंट्री से भी चीन बेहद परेशान हो गया और यही वजह है कि साउथ चाइना सी में समंदर के बीच में अपने अड्डे बनाकर और मिसाइल्स तैनात करके चीन भारत पर दबाव बढ़ाना चाहता है। चीन साउथ चाइना सी को अपनी जागीर समझता है। भारत ने कई मौकों पर चीन को साफ शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश की है और वो ये है कि साउथ चाइना सी में
शिप भेजने या उसके ऊपर उड़ान भरने को लेकर भारत आजाद है। भारत के मुताबिक अगर इस इलाके पर विवाद है तो उसका हल इंटरनेशनल लॉ के दायरे में किया जाना चाहिए। हाल ही में आपको याद होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपने फैसले में कहा था कि चीन का साउथ चाइना सी पर कोई ऐतिहासिक हक नहीं बनता और चीन के दावे का कोई भी कानूनी आधार नहीं है। लेकिन इस फैसले के बावजूद चीन ने किसी की बात नहीं सुनी और एक समुद्री डाकू की तरह विवादित स्पार्टली आइलैंड्स पर बनाए गए 2 एयरपोर्ट्स पर लड़ाकू विमान उतारने का परीक्षण शुरू कर दिया। आपको यहां यह भी बता दें कि चीन ने पिछले वर्ष अपनी नई सैनिक नीति पर आधारित श्वेत पत्र भी जारी किया था, जिसके मुताबिक चीन समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाएगा। यानी चीन की नौसेना अपनी सीमाओं के बाहर जाकर उन सभी देशों से सीधे टकराव के लिए तैयारी करेगी जिनका उससे सीमा विवाद है। और भारत भी उन देशों में से एक है जिसके साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में चीन के रक्षा मंत्री के ताजे बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और आपको फिर बता दें कि चीन के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी सेना अब युद्ध की तैयारी शुरू करे। 准备建筑舰亮要指示，回正。समंदर में चीन अपनी हदें तोड़ रहा है। जमीन पर चीन अपनी सीमाएं लांघ रहा है। This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people. हिमालय से लेकर समंदर की गहराई तक इस चीन का इलाज करना जरूरी है। चीन को कितना भी समझा लो, वो सुधरने का नाम नहीं लेने वाला। चीन की लेटेस्ट धमकी के बाद तो कम से कम ऐसा ही लगता है। साउथ चाइना सी में चीन की खूनी हरकतों से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन अब चीन के रक्षा मंत्री ने भारत सहित उन सभी देशों को खुली चेतावनी दे दी है जिनका साउथ चाइना सी में व्यापारिक हित है। चीन के रक्षा मंत्री ने समुद्र में पीपल्स वॉर एट सी यानी जनयुद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। यानी बातों की गंभीरता को समझें तो चीन आर या पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। चीन पूरी दुनिया के समुद्रों में तो ग्लोबल कॉमन्स की दुहाई देकर अपनी नौसेना भेजता है, लेकिन साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के जहाजों को रोकना चाहता है। चीन की चालाक नजरें समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी हैं। Because the land is close. No, but it's not crossing. It's crossing from there. Okay? Not close. अरुणाचल से लेकर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें तो आए दिन देखने को मिल ही जाती हैं। दूसरी तरफ चीन अपने प्यादे पाकिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कब्जे वाले जमीनी इलाकों में भी अपने पैर पसारना कई साल पहले शुरू कर चुका है। हाल ही में पाकिस्तान और चीन की सेना ने पीओके और चीन के बॉर्डर पर पहली बार एक साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को चीन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहता है, जबकि उसकी गिद्ध वाली नजरों में जम्मू कश्मीर भारत शासित कश्मीर है। चीन जिनजियांग से पीओके होते हुए
पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक $46 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक बनाने में जोर शोर से लगा हुआ है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब पीओके और बलूचिस्तान में रहने वाले स्थानीय लोग चीन की इस गंदी नीयत का विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं सी पैक के साथ। जीबी में एक भी नहीं, आज़ाद कश्मीर में एक भी नहीं, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो वहाँ से ये सी पैक गुजरेगी। दियामर में सिर्फ एक आर्मी का हेडक्वार्टर बना रहे हैं सी पैक की सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा कश्मीर में कोई मतलब $40 बिलियन का ये जो प्रोजेक्ट है उसमें से कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना तो आज़ाद कश्मीर में और ना बल्तिस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कराक्रम हाईवे जब वो बना रही थी तो उसने उस वक्त भी चाइना के साथ मिलकर मकामी लोगों को कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिए। मकामी लोगों को जो नुकसानात हुए उन नुकसानात का अजाला नहीं किया गया। आज भी सी पैक के बनाने के लिए जो ज़मीन ली जा रही है वो ज़ोर ज़बरदस्ती और बदमाशी के साथ ली जा रही है। हालांकि चीन और पाकिस्तान का एजेंडा किसी से छिपा नहीं है। इन दोनों ही देशों का मकसद है भारत को कमजोर करना। लेकिन भारत भी चीन की हर चालाकी का जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। जिसकी एक झलक आज हम आपको हिंदुस्तान के आखिरी गांव चुशूल से दिखाएंगे, जहां भारतीय सैनिक चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए हर वक्त तैनात हैं। क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान और चीन के सैनिक भारत के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल सकते हैं। इस पेट्रोल पार्टी की नफरी होगी, 1 अफसर 6 जवान। इस पेट्रोल पार्टी का कमांडर मैं खुद रहूंगा। मैं इस वक्त चुशूल गांव में हूं। चुशूल यानी हिंदुस्तान का आखिरी गांव। वो जो सामने पहाड़ियां नज़र आ रही हैं वो कुछ भारत के कब्ज़े में है और वो जो काली पहाड़ी है वो चीन के कब्ज़े में है। दरअसल चुशूल और यहाँ आसपास की इन पहाड़ियों पर गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजांगला, इन जगहों पर चीन के साथ सबसे खूनी लड़ाइयाँ हुई थीं। 50 साल बीत चुके हैं, वक्त बदल चुका है, लेकिन इन रास्तों पर, इस गांव के आसपास की हर पहाड़ी पर हर वक्त नज़र रखी जाती है। भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दस्ते हर रोज़ हर वक्त इन पहाड़ियों पर दुश्मन की हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही पेट्रोल पर ले चलेंगे। इस समय हम 14,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। ऑक्सीजन की कमी है, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत चमकदार धूप थी जिसमें सामने खड़े होना भी मुश्किल था, और अब यहाँ बारिश हो रही है। कल रात आसपास के इलाके में कई बादल फटे और रास्ते बंद भी हो गए। लेकिन इन स्थितियों में, जबकि तापमान चुशूल में और आसपास की पहाड़ियों में सर्दियों में -40 तक जाता है, उस दौरान भी चौकसी और पेट्रोलिंग लगातार जारी रहती है। आइए हम आपको एक पेट्रोलिंग पर लेकर चलते हैं। 14,500 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों की ये पेट्रोलिंग न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, बल्कि चीन को एक तरह का संकेत भी है कि भारत की सीमा में अपनी बुरी नजरें उठाने से पहले 100 बार सोच लो। अब हम इस पेट्रोल के साथ रवाना हो रहे हैं। कैप्टन दीपक शर्मा इस पेट्रोल को लीड कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं बता सकते कि हम किस इलाके में हैं और किस इलाके से किस इलाके तक जाएंगे, पर हम कैप्टन दीपक शर्मा से ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इस पेट्रोल में हम कितनी दूरी तय करेंगे। ये पेट्रोल व्हीकल द्वारा 18 किलोमीटर और पैदल लगभग 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। इस पेट्रोल के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? आप जो भी पेट्रोल लेके जाते हैं उस दौरान आपके दिमाग में क्या रहता है, क्या क्या कार्रवाई आपको करनी है? जैसा कि आप जानते हैं, हम LAC पर हैं, तो हमारी जितनी भी पेट्रोल्स होती हैं इस इलाके में, सारी पेट्रोल्स का मेन मुद्दा होता है एरिया डोमिनेट करना। एरिया डोमिनेशन मतलब जिस इलाके से LAC जा रही है उस इलाके पर अपनी मौजूदगी जताना। इस इलाके में सबसे बड़ी एक जो समस्या नज़र आ रही है जब से मैं यहाँ पर हूँ,
वो है मौसम की। ऑक्सीजन की बेहद कमी है। एक्लेमेटाइज़ होने में काफ़ी वक्त लगता है। मुझे तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं एक्लेमेटाइज़ नहीं हो पाया हूँ। दूसरा, जो वेदर है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अभी धूप निकली है, 10 मिनट पहले बारिश हो रही थी, रात बादल फटे। चेंजेस होते हैं जब आप पेट्रोल लेके निकलते हैं, कितने वक्त के लिए निकलते हैं और कैसे उन चीज़ों को प्लान करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया, करंटली हम 14,500 फीट पे हैं और इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए हमें 12 दिन का एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है। लेह में हम 6 दिन का एक्लिमेटाइज करते हैं, उसके बाद तांगसे में हम लगभग 4 दिन का एक्लिमेटाइज करते हैं। फिर इस हाइट पर 4 दिन का और एक्लिमेटाइजेशन करने के बाद ही हम पेट्रोल के लिए तैयार हो पाते हैं। क्लाइमेट जिसकी आपने बात की, यहाँ पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। बारिश होती है, फिर सडनली बर्फ़ गिरने लग जाती है। तो हमारी जो पेट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं, इसका हम प्री रिहर्सल्स करके रखते हैं कि अगर रास्ते में बर्फ़ गिरती है तो अल्टरनेट रूट्स किस प्रकार लिया जाएगा, और अगर नाले खुल जाते हैं तो फिर अल्टरनेट रूट्स किस प्रकार लिया जाएगा, व्हीकल जाने की सुविधा है या नहीं है। अगर व्हीकल नहीं जा सकता है तो पूरी पेट्रोल हमें पैदल तय करनी पड़ती है। कितनी ऊंचाई तक आप पेट्रोल लेके जाते हैं और सबसे ख़राब मौसम में किस टेम्परेचर को आपको फेस करना होता है? हमारी पेट्रोल्स 15,000 फीट से लेकर 21,000 फीट की हाइट तक हैं पेट्रोल्स। और सबसे कम टेम्परेचर जो विंटर्स में हमने यहाँ फेस किया है वो लगभग -35 से -40 डिग्री तक। उस दौरान भी पेट्रोलिंग करते उस दौरान भी पेट्रोल करते हैं। उस दौरान पेट्रोल करते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, क्या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं? इस इलाके में हमें स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल इक्विपमेंट्स मुहैया कराए जाते हैं। उसके बाद पेट्रोल करने से पहले डिटेल ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग्स की जाती हैं, क्योंकि इतने ख़तरनाक मौसम में और ऐसे टेरेचरस ट्रेन में पेट्रोलिंग करना अपने आप में एक मुकाबला है। इसका अर्थ क्या था? ये हम जनरली पेट्रोल का जो रूट होता है उस पर ग्रिड रेफरेंस लेते हुए चलते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं LAC पर कोई क्लियर फेंसिंग नहीं है। तो फेंसिंग ना होने की वजह से ये गलती ना कर दें कि हम अपना इलाका छोड़कर चाइनीज़ टेरिटरी में घुस जाएं। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि हम अपने ही इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हम हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी में GR ग्रिड रेफरेंस लेते रहते हैं, ताकि कंफर्म रहे कि हम इंडियन टेरिटरी में ही चल रहे हैं।